नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। और मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरा देश पहले से ये आशा लगाए हुए था कि जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे निकलते थे और उसमें पूरे आतंकी और पूरे कश्मीर की ऐसी तस्वीर सामने आती थी कि पूरा देश और दुनिया देख के बड़ा चिंतित रहता था। अब उनको हीरो बनाने का काम बंद हो गया है, अब जनाजे नहीं निकलेंगे। ये बड़ा फैसला आर्मी की तरफ से और सरकार की तरफ से लिया गया है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक देशभक्त युवा, और काफी मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं। काफी युवा जोश है उनमें, और वो राहुल शिवम गांधी से तो अवस्थी। काफी अच्छे वक्ता हैं, शिवम अवस्थी जी। और उनसे हम बात करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस निर्णय पे, जो आजकल आप कश्मीर का मुद्दा भी देख रहे हैं कि वहां आतंकियों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, जनाजे अब बंद होंगे? सबसे पहले तो मैं प्यारा हिंदुस्तान की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हाँ जी, प्यारा हिंदुस्तान की टीम जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रही है, वो एक जो न्यूज चैनल है उनके लिए मिसाल है। खासकर एनडीटीवी जैसे दल्ले न्यूज चैनलों के लिए, जो सिर्फ दलाली का काम करते हैं। और कश्मीर के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर, जो असली जड़ है कश्मीर की, वो है आतंकवाद। हम्म, और आतंकवाद को पालने पोसने का जो काम किया है, वो आजादी के बाद से हमारी जो प्रमुख पार्टी थी देश की, एक कांग्रेस पार्टी, इन्होंने हम्म, आतंकवाद को भली भांति पाला पोसा और उनकी जड़ें मजबूत की। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच के लिए इन्होंने देश को कुर्बान करने का पूरा फैसला किया था। और ये हालांकि बहुत हद तक अपने मंसूबों में साफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन 2014 का जो चुनाव था, उसने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी 2-3 दिनों से पीछे हम देख रहे थे न्यूज चैनल पे कि पहले 3-5 जवान मरे हमारे, उसके बाद 3 जवान मरे, फिर 2 जवान मरे, ऐसे करके। और कल मैंने देखा कि हमारी सेना ने जो जम्मू कश्मीर घाटी का जो मोस्ट वांटेड आतंकी था, रियाज नाइकू, और हम्म। पाकिस्तान का लाडला जिसको हम कहें कि, तो रियाज नाइकू को सेना ने ढेर कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रियाज नाइकू अभी झांकी है, हाफिज सईद पीओके अभी बाकी है। और कश्मीर में जो आतंकवाद है, आतंकवादी हम्म। पूर्ववर्ती जो हमारी सरकारें थी, जिन्होंने की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के जो देश विरोधी अलगाववादियों। अलगाववादी थे, उनको जो बिरयानी खिलाते थे, उनको सुरक्षा देते थे, हमारी सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करती थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर। जी। सिक्योरिटी और के लिए। सिक्योरिटी के लिए खर्च करती थी, उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। और जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि घाटी में धीरे धीरे ही सही आतंक का सफाया हो रहा है। और हम्म, मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे जो सेना प्रमुख हैं, नरवाने साहब नरवाने साहब हम्म। बिपिन रावत के जाने के बाद से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी सेना, हमें किसी पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। और हमारी सेना बहुत जल्द पीओके पर कब्जा करने वाली है। ऐसा आपको एक दिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि हमारी सेना ने पीओके पर फतेह कर लिया है। जी। जी, जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान जिस तरीके से कोरोना महामारी से तो लड़ने के बजाय कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की आर्मी हमेशा लॉन्च पैड पे आतंकियों को भेज रही है। तो क्या लगता है कि अब पाकिस्तान का ये उल्टी गिनती है कि अभी इस तरीके के महामारी के समय भी ये आतंक को ही पाल पोस रहा है?
सर देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से भुखमरी फैली हुई है, और पाकिस्तान पहले ही भुखमरी की चपेट में था, पूरा पाकिस्तान। उसके बाद से ये जो कोरोना महामारी आई है, कोरोना महामारी के आने के बाद जो है पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की राह पर आ चुका है सर। और इमरान खान जो राजनीति में अभी सर बच्चे हैं, राजनीति में अभी उनका बालपन नहीं गया है, तो इमरान खान बिल्कुल समझ से परे हैं और ये आईएसआई की गोद में बैठे हुए हैं। आईएसआई और पाक आर्मी का ये मोहरा बने हुए हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमारे देश में कुछ सत्ता लालची लोगों ने आतंकियों को सर पे चढ़ा रखा था, वैसे ही इमरान खान जो है अपने सत्ता के लालच के लिए पूरे पाकिस्तान की बलि चढ़ाने पे तुले हुए हैं। और पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई की उल्टी गिनती काउंटडाउन चालू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी सेना पीओके, गिलगिट और बाल्टिस्तान पे कब्जा करेंगी। और पीओके तो हमारा है और हम लेके रहेंगे सर। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले मैं न्यूज चैनल पे देख रहा था कि भारत सरकार ने जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान का सर मौसम का आंकड़ा जारी किया है, जिससे हाँ, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। तो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शुरुआत। जी जी। तो ये मौसम बदल रहा है पीओके का। मौसम बदल रहा है सर, मौसम बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। इससे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी लड़खड़ाते हुए फिर सरेंडर न कर दे बांग्लादेश के टाइम की तरह। सर देखिए, ये 1971 नहीं है, 1972 नहीं है, ये 2020 है सर। और 2020 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं मोटा भाई श्री अमित शाह जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं सर, और हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और धारा 370 हटने के बाद सर जो हमारी सेनाओं ने काम किया है 9 महीने के अंदर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक और लल्ला होने वाला है सर। जैसे अभी जरगर मैडम को खुशखबरी हुई है, वैसे ही पाकिस्तान को भी एक खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्द सर, देखिएगा आप। कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अभी 3 ऐसे फोटोग्राफर को, कश्मीर के कुछ ऐसे फोटोग्राफर हैं जो सम्मानित किया गया है। जी जी। तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा खुशी मना रहे थे। तो क्या लगता है राहुल गांधी और अलगाववादियों में और आतंकियों में क्या डिफरेंस रह गया अब? सर इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक यूनिट है सर। ये एक यूनिट की तरह काम कर रही है देश को तोड़ने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में सर हस्तिनापुर कौरवों की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया था, वैसे ही सर ये कुछ जो लिबरल हैं, भाण हैं, बुद्धिजीवी हैं देश के अंदर और लेफ्टिस्ट हैं, वो एक्टिव हैं क्योंकि इनको अपने अस्तित्व का खतरा साफ दिख रहा है। इनके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल। और जो कश्मीर के 3 पत्रकारों को सर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसमें सर जो टीम चयन करती है वो 19 लोगों की टीम होती है। एक ऐसी संस्था होती है जो कि ऐसे ही बुद्धिजीवी भाड़ों से भरी हुई है जो कि देश पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को बदनाम करना। और जिसके लिए सर तीनों को, चन्नी आनंद और 2 पत्रकार और थे जिनको कि पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले सर जो प्राथमिकता है वो आपके अंदर, अगर आपको पुरस्कार ये मिलना चाहिए तो आपके अंदर का सबसे पहले देश प्रेम मरना चाहिए, आपके अंदर देश विरोध की भावना होनी चाहिए और आप हिंदुस्तान की सेना को गाली देना जानते हो। ये 3 प्राथमिकताएं हैं जो मैं आपको गिना रहा हूं। इन तीनों प्राथमिकताओं के बाद ही आपको जो है ये पुरस्कार मिल सकता है। और कुछ ऐसे भाड़ नेता होने चाहिए जो आपको समर्थन करें इस पुरस्कार के लिए। तो मैं सर इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं और इनको इनकी पार्टी के अस्तित्व का खतरा साफ दिख रहा है कि पार्टी, और ये जो कर रहे हैं सर, ये जो कर रहे हैं
ये समझ रहे हैं कि हम अपनी छवि को बना रहे हैं, लेकिन ये छवि को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये अपनी छवि खुद मिटा रहे हैं सर। इनके विनाश के लिए ये एक ही बंदा काफी है सर। अच्छा अच्छा। तो अभी हम बात करते हैं राहुल गांधी की माताश्री यानी सोनिया गांधी की। सोनिया जी जी गांधी काफी अभी राजनीति में कुछ ज्यादा ही बयानबाजी कर रही हैं, और अभी कोरोना महामारी के समय जिस तरीके से अभी उन्होंने प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए एक अजीबोगरीब बयान दिया कि हम कांग्रेस पार्टी उनका किराया देगी, जबकि हकीकत कुछ और थी। तो आप ऐसी राजनीति पर क्या कहेंगे जो अभी रेलवे के श्रमिकों के संगठन ने इस बार का उनको लेटर लिखा, आप क्या कहेंगे? सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं रेलवे के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा, डॉक्टरों को बधाई देना चाहूंगा, अपने पुलिस वालों को बधाई देना चाहूंगा। और रेलवे सर इस विपदा की घड़ी में जिस तरीके से काम कर रही है, रेलवे के 12 लाख कर्मचारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं सर, अपनी जान की बाजी लगाते हुए काम कर रहे हैं। और रेलवे का हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है इस श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा। तो मैया जी और भैया जी पे आऊंगा मैं। मैया जी और भैया जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों का सर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ये महामारी विकट रूप धारण करे और देश में असंख्य लोग मर सकें, ताकि इनको सिर्फ एक ही कार्ड खेलना आता है। ना ये राशन कार्ड जानते, ना आधार कार्ड जानते, इनको सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना आता है सर। और ये विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी तैयारी में है। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया है, चाहे वो रेलवे स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर स्टाफ हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, और हमारी सेना भी सर, सीआरपीएफ वगैरह भी जिस तरीके से काम कर रही है सर, वो बधाई के पात्र है। और जो यात्री अपने घर जा रहे हैं उनका सर किराया 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है रेलवे के माध्यम से, और 15% जो है सर राज्य सरकारें पे करेंगी। ये किराया 15% सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि सर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ ना इकट्ठा हो सके, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं आज दिल्ली में हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अपने घर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो कि हमारे देश के लोग, हम भी, खासकर अपनी बात करूं मैं, तो कोई भी इस महामारी की चपेट में आए। हर देशवासी सर, जो समझदार देशवासी है, वो यही चाहता है। लेकिन मैया जी और भैया जी ने सर एक अलग ही राग अलाप रखा है। इनको सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकनी है सर। ये रोटी सेकने के लिए जाने जाते हैं। आजादी के बाद से आप देखें तो बहुत ऐसे कदम हैं जिनको मैं नहीं गिना सकता और कोई भी नहीं गिना पाएगा, कि इन्होंने देश पर शासन करने के लिए ऐसे कदम उठाए सर जो कि नहीं उठाने चाहिए थे, और आज वही इनके पतन का कारण है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं और तमाम ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं हॉस्पिटल की, वहां पर जो डेड बॉडी हैं उनके साथ ही कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा है, और सवाल पूछा जा रहा है उद्धव ठाकरे से कि क्यों कुछ यहाँ पर कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। तो आप जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कोरोना महामारी के समय विभिन्न सरकारों का कार्यकलाप की कैसा मैनेजमेंट है, कैसा कार्य किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार में जो अभी अभी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दे के वहां पर बने सीएम, कि बोल रहे थे कि शिवसेना का ही सीएम होगा, तो क्या लग रहा है कि शिवसेना का जो सीएम है बाला साहब ठाकरे के सपने को पूरा कर रहे हैं या सोनिया के सपने को? सर ये देखिए, पहली बात तो ये ठाकरे साहब है नहीं, ये ठीकरे पैदा हो गए हैं बाला साहब के खानदान में। दूसरी बात, महाराष्ट्र उद्धव से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। उद्धव बिल्कुल कंट्रोल में है एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के। उद्धव ठाकरे आज जिस चंगुल में फंस चुके हैं सर, वहां से सिर्फ और सिर्फ इनको जो है पुत्र मोह दिखाई दे रहा है और अपनी गवर्नमेंट दिख रही है। लेकिन ये जो भूल कर रहे हैं महाराष्ट्र को पीछे ले जाने की अपने सत्ता के लालच के लिए, वो बहुत बड़ी भूल है, और ये इनके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने वाला है सर।
महाराष्ट्र में जिस तरीके से महामारी आज चरम पे है, 15,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक हॉस्पिटल है जहां पर कि डेड बॉडीज के साथ जो है पेशेंट सर एडमिट है वहां पे। और वो वीडियो हालांकि पड़ताल की जा रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुंबई का ही है, वो मुंबई का ही है। और जी, तो देख के सर एक बार आंखों में नमी आ जाती है कि ये हालत आज हमारे महाराष्ट्र की हो गई है। और इनको चाहिए कि तत्काल इस्तीफा दें और वहां पर या तो फिर केंद्रीय शासन लागू हो सर, और या फिर जो है वहां पर फडणवीस साहब सरकार बनाए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इस माहौल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सर। सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, कैसी वहां की कानून व्यवस्था है। तो योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्य हैं या उनका जो इस समय का काम है, उसको देखते हुए आप उनको क्या कहेंगे? सर देखिए, एक 23 करोड़ पॉपुलेशन वाले राज्य उत्तर प्रदेश को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को सर एक भगवाधारी संत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस तरीके से सर निभाया है, जिस जिम्मेदारी को उन्होंने सर निभाया है, वो काबिले तारीफ है सर। योगी जी बधाई के पात्र हैं। आज देखिए सर कि कम पॉपुलेशन, यूपी से बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन है, लगभग आधी कह लें तो आधी से भी कम है महाराष्ट्र की। वहां पे आज सर 15,000 कोरोना पेशेंट है और उत्तर प्रदेश में सर 3,000 कोरोना मरीज हैं। तो जिस तरीके से पहले जमातियों पर नकेल कसी और उसके पहले सीएए और एनआरसी विरोध में जो घटनाएं हो रही थी उसको मैनेज किया योगी जी ने। योगी जी ने सर करके दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं, और योगी जी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यूपी के अंदर सर मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। यूपी एक तरीके से, जिस तरीके से सर मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा था, यूपी में आपको मैं कुछ एरिया के नाम बताता हूं, जैसे बुलंदशहर, देवबंद, मेरठ और बरेली, लखनऊ। तो ये सर जी ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां का नाम ले रहा हूं मैं सर, ये मिनी पाकिस्तान बन चुके थे। लेकिन योगी जी ने आज जिस तरीके से आतंकवादियों पर नकेल कसने का काम किया है, जो आतंकी पैदा हो रहे थे उनको जड़ से ही खत्म करने का जो काम किया है, वो सर काबिले तारीफ है। आपने देखा होगा किसी भी राज्य के अंदर कि विदेशियों पे केस नहीं होता है, लेकिन योगी जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं सर कि आज लखनऊ में पता नहीं कितने जमाती हैं जो विदेशी थे, वो सब आज जेल में साग रोटी खा रहे हैं। आप अखिलेश हो या प्रियंका वाड्रा हो, तमाम सवाल कर रहे हैं इस समय भी, तो आप अंत में योगी जी के लिए क्या कहेंगे? सर देखिए, योगी जी को चक्रव्यूह में जो फंसाने की इनकी साजिश हो रही है सर, ये चक्रव्यूह नहीं है, क्योंकि ये वीर अभिमन्यु नहीं है, लेकिन ये योगी जी हैं सर। योगी जी चक्रव्यूह तोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने जिस तरीके से हम देखें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सर चुनौतियों को जिस तरीके से हैंडल किया है, वो आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं सर। और आपको मैं अगले इंटरव्यू में जब मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा कि इन्होंने अभी क्या किया है फिलहाल, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा सर तहे दिल से, और 23 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पर, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप भी अपने ख्याल रखें और जनता भी अपना ख्याल रखें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।